हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ और जो हमारा चैप्टर है डैट इज़ द फ्री कंसेप्ट चैप्टर 5। और इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो उनके काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रीफ नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं अंडर फ्री स्टडी मटेरियल। तो अभी हम कोहेशन को देखेंगे। तो कोहेशन से पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसेंट। देखो, कंसेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो जो एक्सेप्टेंस है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे होनी चाहिए जो ऑफर के अंदर दी हुई है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है फ्रीली और म्यूचुअली जो है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को सेम सेंस के अंदर जो है सेम इंटरप्रिटेशन निकाले तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कंसेंट है। तो जो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तभी जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जिसको सेक्शन 13 डील करता है कंसेंट को। तो दो या दो से व्यक्ति जो होते हैं तभी जो वो एग्रीमेंट होता है उसको सहमति देते हैं जब वो एक चीज़ को सेम वे में इंटरप्रेट करते हैं। अगर उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कंसेंट जो है डैट इज़ मिसिंग। तो कोई भी वहाँ पे इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आता। और तभी एग्जिस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट आता है जब पार्टी जो होती है कंसेंसस एड आइटम होती है। इसका मतलब है कि जब वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को सेम वे में इंटरप्रेट करती है। जैसे मैं रेड मारुति कार सेल करना चाहता हूँ पर दूसरी पार्टी सोचती है कि मैं एस्टीम कार सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंसेंट जो है मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इंटरप्रिटेशन है सब्जेक्ट मैटर की वो डिफरेंट है। तो कंसेंट इन्वॉल्व्स मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के। सब्जेक्ट मैटर के बारे में वेगनेस नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी उसको सेम वे में ही इंटरप्रेट करे। जैसे एक अनएजुकेटेड वुमेन होती है, वो एक गिफ्ट डीड को साइन करती है, उसको लगता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, बट जबकि वो गिफ्ट डीड होती है। तो यहाँ पे क्या है कि कंसेंट मिसिंग है क्योंकि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, कंसेंसस एड आइटम नहीं है। तो ये जो एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे A is having two car, one is Santro and the second is Style. A wanted to sell his steam car. A offered to B that I wanted to sell my car. B thought it is Santro, but जो A है वो अपनी steam car सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे consensus add item नहीं है। देखो, एब्सेंस ऑफ जो कंसेंट है वहाँ पे होती है जब हमें नेचर ऑफ कंटेंट के बारे में गलती होती है, या जिस पार्टी के साथ हम डील कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें जो है इंटरप्रिटेशन गलत होती है, या उसकी गलत आइडेंटिटी होती है, या सब्जेक्ट मैटर के बारे में एरर होता है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कंसेंट जो है एड आइटम नहीं है, मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं है, तो वहाँ पे कंसेंट मिसिंग है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जैसे एसेंशियल एलिमेंट है सेक्शन 10 के अंदर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे जो पार्टीज़ की कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे शुड हैव द आइडेंटिटी ऑफ द माइंड, और उसके साथ ही क्या है कि वहाँ पे उनकी कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि देखो, आइडेंटिटी ऑफ माइंड तो है, कंसेंसस आइडेंटिटी तो है, वहाँ पे जो कंसेंट है वो रियल एंड फ्री होनी चाहिए, वो फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट जो है डैट इज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कोहेशन, जिसके अंदर फिजिकली हम किसी को डराते धमकाते हैं या थ्रेट देते हैं या वो चीज़ करते हैं जो इंडियन पीनल कोड के अंदर प्रोहिबिटेड होती है। तो कोहेशन जिसको सेक्शन 15 डील करता है, जब हम थ्रेट यूज़ करते हैं, किसी को धमकी देते हैं या फिजिकली प्रेशर डालते हैं ताकि वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे। तो सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के मुताबिक जो कोहेशन है कि जैसे कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट विच इज़ फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, कि जिसके अंदर हम किसी को धमकी देते हैं या कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि जो कि इंडियन पीनल कोड के मुताबिक जो है
प्रोहिबिटेड है। जैसे किसी की कनपटी के ऊपर हम गन रख के कह दें कि तुझे ये घर अपना सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल शूट यू। तो यहाँ पे हमने उसको थ्रेट किया है और ये कनपटी पे जो गन लगाया है दैट इज़ इंडियन पीनल कोड के मुताबिक प्रोहिबिटेड है। और उसी तरह हम किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करते हैं या थ्रेटन करते हैं कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिटेन करेंगे और तुम्हारे जो है डैट इज़ टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, कि किसी को कहते हैं कि हम तेरी प्रॉपर्टी तब तक नहीं देंगे जब तक तू हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करता। तो ये हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ए थ्रेटन टू शूट बी, ए कहता है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तू मुझे अपनी न्यू होंडा सिटी जिसकी वर्थ जो है 10 लाख है 3 लाख में सेल नहीं करेगा। तो उसी तरह रंगनाइक कमा वर्सेस एल्वर्सैटी के केस में क्या होता है कि एक यंग लेडी होती है जो कि जस्ट 13 ईयर्स की होती है, हिंदू है, वो विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बट उसके जो इन लॉज हैं वो उसके हस्बैंड की बॉडी को क्रेमेशन के लिए उठाने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर तूने अपनी हस्बैंड की बॉडी को क्रेमेशन के लिए लेके जाना है तो फर्स्ट यू हैव टू अडॉप्ट दिस बॉय। तो वो उसको अडॉप्ट कर लेती है, बाद में कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पे था कि उसकी कंसेंट जो है फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड कर सकती है, तो अडॉप्शन जो है उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उसी तरह मुथाई चैटियर वर्सेस करप्पन चैटी के केस में क्या होता है कि जैसे एजेंट है उसके पास अकाउंट बुक्स होती है तो वो नए एजेंट को नहीं देता। वो कहता है कि जब तक मुझे प्रिंसिपल जो है सारी लाइबिलिटी जो पास्ट के अंदर है उससे रिलीज़ नहीं कर देता, तो जो प्रिंसिपल है वो उसको रिलीज़ डीड जो है दे देता है और उसके बाद वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल एग्रीड पार्टी है, वहाँ पे उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो इस रिलीज डेट को वहाँ पे वॉइड डिक्लेयर किया जाता है कि ये जो है कोहेशन के अंदर की गई है। तो कोहेशन के अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये वॉइडेबल होते हैं जो पार्टी सफ़र करती है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती। और एक्ट, कोई भी एक्ट जिसको उसको हम कोहेशन करेंगे कि जब क्लियर शब्दों के अंदर हम थ्रेट देते हैं और उसके अंदर हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो इंडियन पीनल कोड के मुताबिक जो है क्राइम है, जो फॉरबिडन है, और वहाँ पे जो हमारी इंटेंशन होती है कि जब हम उसको डराते या धमकाते हैं वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, और जो कंसेंट है यहाँ पे हमने जोर ज़बरदस्ती करके ली है, डरा धमका के ली है। तो जैसे इसके अंदर हम देखते हैं दो केस, चिखम एमरोजू वर्सेस चिखम से शमा। तो एक हिंदू पर्सन जो होता है वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को थ्रेट करता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर तुमने प्रॉपर्टी जो है मेरे ब्रदर के नाम पे नहीं की। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो थ्रेट ऑफ सुसाइड है ये भी कोहर्शन है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे उसकी वाइफ और बेटे की कंसेंट फ्री नहीं है तो वहाँ पे वॉइडेबल है, अगर वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं। देखो यहाँ पे जो एक्ट कहता है कि कोहर्शन है जिसके अंदर हम फिजिकली जोर ज़बरदस्ती करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बलपूर्वक करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि ये जो कोहर्शन है, ये जो धमकी है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट से आनी चाहिए। ये स्ट्रेंजर से भी आ सकती है, किसी स्ट्रेंजर के प्रति डायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे ए सेज टू बी, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए एंड बी है, बट ए बी को धमकी देता है कि मैं तेरे फ्रेंड सी को शूट कर दूंगा अगर तूने अपना घर मुझे सेल नहीं किया। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कोहर्शन, कि ऐसा कोई एक्ट करना जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है। और उसी तरह जिसको इंडियन पीनल कोड जो है प्रोहिबिट करता है, जैसे हमने किसी कनपटी पे पिस्टल रख लिया, किसी को डरा धमका दिया या थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट कि तुझे हम जेल में डाल देंगे या तुझे किडनैप कर लेंगे या सुसाइड कमिट कर लेंगे। और यहाँ किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना, जैसे अकाउंटेंट है वो कहता है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दूंगा जब तक कि मुझे सारी लाइबिलिटी से रिलीज़ ना किया जाए। तो ये सारी सिचुएशन जो है कोहर्शन शो करती है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन अपने कब्जे में रखना। और यहाँ पे ये जो थ्रेट है, ये जो कोहर्शन है, नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये स्ट्रेंजर से भी आ सकती है, किसी थर्ड बंदे के प्रति भी डायरेक्ट हो सकती है। नीड नॉट नेसेसरीली डायरेक्ट अगेंस्ट द अदर कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। जैसे ए बी को कहता है कि मैं सी को शूट कर दूंगा जो कि तुम्हारा फ्रेंड है अगर तुमने मुझे घर सेल नहीं किया। तो कोहर्शन, अगर किसी को हम थ्रेट टू सुसाइड देते हैं, चाहे वो इंडियन पीनल कोड के अंदर अटैम्प्ट टू सुसाइड जो है वो अपराध माना जाता है, बट अगर हम किसी को धमकी देते हैं तो वो भी कोहर्शन के अंदर फॉल करती है। और ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है कि जो इंडियन पीनल कोड उस वक्त फोर्स में था या नहीं था, या जिस जगह पे हुआ है
वो वहाँ पे एप्लीकेबल था। जैसे ए वाज ट्रैवलिंग ऑन द शिप ऑन द हाई सी, तो वो बी को धमकी देता है कि मैं तुझे मर्डर कर दूंगा अगर तूने पर नोट मेरे फेवर में नहीं किया। तो ये कोहर्शन है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड उस वक्त हाई सीज पे एप्लीकेबल नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द कोहेशन। देखो यहाँ पे जो इफेक्ट्स ऑफ द कोहेशन है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द जो कोहेशन है सेक्शन 19 प्रोवाइड करता है कि एग्रीमेंट जो यहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग है, कोहेशन के द्वारा हमने कंसेंट ली है, तो यहाँ पे जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसकी चॉइस के ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है। अगर वो कोई रीजनेबल पीरियड के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता तो वैलिड है, बट अगर वो जो है इसको सेटिसाइड करना चाहता है तो वो कर सकता है, इसको कैंसिल करना चाहता है कैंसिल करवा सकता है, इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज़ नॉट फ्री। बट अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी बेनिफिट लेती है तो वो बेनिफिट उसको लेना पड़ेगा। जैसे 10 लाख की होंडा सिटी उसने उसको मतलब कंसेंट वहाँ पे ली गई कोहेशन के द्वारा, उसको 3 लाख दिए गए, होंडा सिटी फिर ए ने परचेज कर ली। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो ए जो है होंडा सिटी उसको रिटर्न करेगा और बी जो है उसको 3 लाख देगा। जो भी उसने बेनिफिट लिया है वो वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है कि मेरे साथ क्वेश्चन हुई है कि देखो वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करना चाहती है, तो वो प्रूव करती है कि मेरे साथ क्वेश्चन हुई है, मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे एक रेलवे कंपनी होती है, वो कंसाइनी को सर्टेन गुड्स जो है डिलीवर करने से मना कर देती है। उसको कहते हैं कि ये इलीगल चार्जेस तुझे पे करने पड़ेंगे। कंसाइनी जितना भी टैक्स बनता है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद कोर्ट के अंदर चला रहता है कि ये जो चार्जेस हैं इलीगल है, इन्होंने डरा धमका के मेरे से लिए हैं, तो वो जो चार्जेस इलीगल है वो जो है रेलवे कंपनी को उसको वापस करने पड़े। तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा कोहर्शन जो है डैट इज़ कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो यहाँ पे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये मॉरली कोहर्शन है, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वीक माइंड को डोमिनेट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है डैट इज़ दी मॉरल कोहर्शन। यहाँ पे जो मॉरल कोहर्शन है जो कि डैट इज़ अपोज टू दी फिजिकल कोहेशन। तो यहाँ पे इट इज़ द डोमिनेशन ऑफ ए वीक माइंड बाय ए स्ट्रॉन्ग mind to the extent which causes the behavior of the weaker person to assume an unnatural character। तो undue influence जिसको सेक्शन 16 डील करता है, undue influence मॉरल कोहर्शन है जिसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग माइंड का है वो वीक माइंड को डोमिनेट करता है और उससे ऐसा कुछ करवा लेता है जो वो अगर मतलब अगर वो स्ट्रॉन्ग माइंड के प्रभाव में ना होता तो वो ऐसा ना करता है। जैसे एक व्यक्ति जो है, जैसे एक डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो वो पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर जो है स्ट्रॉन्ग माइंड है तो पेशेंट जो है वीक माइंड है, तो वो इस ढंग से उसको इन्फ्लुएंस करता है, मॉरली कोहर्स करता है कि उसकी जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है वो 1 लाख में अपने नाम पे करवा लेता है। तो समटाइम्स दी पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर सो रिलेटेड। कई बार देखो रिलेशन ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है जिसके बेसिस पे वो उसको मॉरली जो है प्रेशराइज करती है। सेक्शन 16 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। कि कब हम कहते हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जब उन दो पार्टीज के बीच में रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी जो है डोमिनेट करती है दूसरी पार्टी को, जैसे फादर एंड सन। तो फादर जो है इससे रिलेशन में है कि वो अपने बच्चे को डोमिनेट कर सकता है और वहाँ पे वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है और दूसरी के ऊपर अनफेयर एडवांटेजेस लेता है, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट का मैंने आपको बताया। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर ये प्रिजम्पशन है कि जैसे कोई पार्टी जो है उसका रियल और एपरेंट अथॉरिटी है, जैसे मास्टर जो है सर्वेंट के ऊपर उसकी पूरी अथॉरिटी होती है। जैसे पुलिस ऑफिसर है तो जो एक अक्यूज्ड होता है जो उसकी कस्टडी में होता है, एक्स पुलिस ऑफिसर है, वाई जो है अक्यूज्ड है जो कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है उसको डोमिनेंट माइंड होता है, स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, वो वाई को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि उसकी 2 लाख की जो चीज़ है वो 20,000 के अंदर खरीद लेता है। बाद में वाई जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कंसेंट उसकी मिसिंग है। अगर वाई जो है वो प्रूव कर देता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है अवॉइड कर सकता है।
और सेकेंड है वेयर ही स्टैंड्स इन ए फ्यूडिशियल रिलेशनशिप, जैसे म्यूचुअल ट्रस्ट, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट का हो गया, फादर एंड सन का हो गया, एडवोकेट एंड क्लाइंट का हो गया, जैसे मूडी वर्सेस कॉक्स। तो एक एडवोकेट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वन ऑफ हिज क्लाइंट को सेल करता है, और क्लाइंट वहाँ पे एलिगेशन लगाता है कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे सेल की गई है, ये जितने की वर्थ थी उससे ज़्यादा वैल्यू मेरे से चार्ज की गई है, और यहाँ पे जो मेरी कंसेंट है डैट इज़ कॉज बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर ये प्रूव हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को वो सेट असाइड कर सकता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि किस सिचुएशन के अंदर क्या है कि फिड्यूशरी पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन, डॉक्टर एंड पेशेंट, स्पिरिचुअल एडवाइजर जो गुरु होते हैं उनके जो चेले होते हैं, गार्डियन एंड वार्ड, टीचर एंड स्टूडेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, पब्लिशर एंड ऑथर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, जिनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन होता है। फ्योंसी एंड फ्योंसी, जैसे किसी की इंगेजमेंट हो जाती है तो जो उसका फ्योंसी होता है उन दोनों के बीच में भी फिड्यूशियल रिलेशन होता है। एक व्यक्ति और उसके जो नियर रिलेटिव हैं, आंट एंड नेफ्यू। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है इन सिचुएशन में नहीं होता, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, लैंडलॉर्ड एंड किराएदार है, क्रेडिटर एंड डेटर है, मनी लेंडर एंड बोरोवर है। Undue influence where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। पहले हमने क्या रियल और एपरेंट अथॉरिटी, सेकेंड था फिड्यूशियल रिलेशन, थर्ड जो है जहाँ पे वो इस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जहाँ पे मेंटल कैपेसिटी जो है उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है टेम्परेरी या परमानेंटली जो है एज के द्वारा, इलनेस के द्वारा या बॉडली डिस्ट्रेस या मेंटली डिस्ट्रेस के द्वारा जो है वीक है। तो इस केस में रानी अन्नापूर्णी स्वामीनाथन एक पुअर हिंदू विडो होती है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मनी लेंडर के पास जाती है, तो मनी लेंडर कहता है मैं तो 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अब वो लेडी उस वक्त पैसे की इतनी ज़्यादा उसको डायर नीड होती है, तो वो कहती है कि ठीक है। बाद में वो केस कोर्ट के अंदर चली जाती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी ये था कि जो बंदा मेंटल स्ट्रेस में था उस वक्त उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसका जो एग्रीमेंट्स थी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको मॉडिफाई कर दिया और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था रिड्यूस कर दिया था। तो इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है डैट इज़ कि यहाँ पे जिस पार्टी की कंसेंट जो है डैट इज़ कॉज बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वो वॉइडेबल है। अगर वो पार्टी चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती तो वैलिड माना जाता है। सच्ची कॉन्ट्रैक्ट जो है मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली भी बिल्कुल इसको रिसाइन किया जा सकता है, या सब्जेक्ट टू द रेस्टिट्यूट द बेनिफिट के बेनिफिट अगर लिया है तो वो वापस देना है, या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है जैसे कोर्ट को ठीक लगता है। जैसे एक्स जो है मनी एडवांस करता है वाई को 100 रुपीज़ और उसको एक बॉन्ड के लिए इंड्यूस करता है कि तू बॉन्ड साइन कर दे। 100 रुपीज़ देता है बट वहाँ से बॉन्ड साइन करवाता है 200 और इंटरेस्ट जो है 6% पर मंथ। तो ये भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत ही अनरीजनेबल है। तो कोर्ट जो है वहाँ पे वो बॉन्ड को सेटिसाइड कर देगी, मॉडिफाई कर देगी कि यहाँ पे बॉन्ड आपने जो है 100 रुपीज़ का है और जो भी इंटरेस्ट लगता है वो रीजनेबल है, वो उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इन एग्रीमेंट विल बी ऑन द पर्सन हुज पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो व्यक्ति जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि इसने मुझे डोमिनेट किया है, तो उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने इसको डोमिनेट नहीं किया। जैसे फादर को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अपने बेटे को अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रिज्यूम्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन के जहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बड़ी अनरीजनेबल होती है या पर्दानिशी वमन के साथ। और देखो यहाँ पे ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे वीकर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि जो कंसेंट है वो उसकी अनड्यू इन्फ्लुएंस से, उसकी ड्यूटी बनती है वीकर पार्टी की प्रूव करे कि उसकी जो कंसेंट थी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, वो फ्री नहीं थी। और किन सिचुएशन के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस है? इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, जैसे 2 लाख की चीज़ 20,000 में सेल कर दी, अगर दूसरी पार्टी कहते हैं कि यहाँ पे मेरी जो कंसेंट थी वो अनड्यू थी क्योंकि 2 लाख की चीज़ मेरे से 20,000 में जो है मुझे फोर्स किया गया बेचने के लिए।
और उसी तरह जहाँ पे पार्टीज़ की एज, इंटेलिजेंस और सोशल स्टेटस के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है, पार्टीज़ के अंदर फिड्यूशरी रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। पर्दानशी वुमेंस वो होती हैं जो बुर्के में रहती हैं, जो आउटर वर्ल्ड के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं होता, या अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि अनरीजनेबल होती हैं, जिसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है अपेरेंटली अनफेयर होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है, और यहाँ पे जो प्रज्यूम किया जाता है कि जो कंसेंट है दैट इज़ कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कृपा रामा एंड साबिउद्दीन अब खाना के केस में होता है, एक व्यक्ति जो है 18 साल का है और वो बहुत ही पैसे खर्च करता है, शराबी भी है, तो वो 900 रुपीज़ जो है बॉन्ड के बेसिस पे उधार लेता है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट उसको चार्ज किया जाता है 2% पर मंथ। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ही अनरीजनेबल है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर्दानशी वुमन के साथ होता है। देखो ये वो लेडीज़ होती हैं जो कि सेकुलरिज्म, जो कि अकेले रहती हैं, जिनका जो है मतलब कम्युनिकेशन जो है पर्दे के मतलब शी इज़ दैट वुमन हु लिव्स इन सिक्लूजन हैविंग कम्युनिकेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द पर्दा। वो बुर्का उठा के कम्युनिकेशन नहीं करती, बुर्का पहन के ही कम्युनिकेशन करती है, तो उसकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। तो ये है कि उनको दुनिया की समझ नहीं होती, इस वजह से उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो यहाँ पे अगर ऐसी औरतों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वन डे इन्फ्लुएंस होता है, तो शी इज़ नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर दूसरी पार्टी प्रूव कर देती है कि वो इंटेलिजेंट है और उसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और कंसिडरेबल एज की है और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकती है। नाउ वी विल कम टू दी फ्रॉड। देखो यहाँ पे फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टीज की इंटेंशन है दैट इज टू चीट। तो सेक्शन 17 डील करता है फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन विद द इंटेंशन टू चीट अनदर पर्सन। तो यहाँ पे देखो कोई स्टेटमेंट करता है या कुछ वो ऐसी मटेरियल फैक्ट जो है डिस्क्लोज करता है जो कि ट्रू नहीं होते, फॉल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि वो सारे ऐसे एक्ट करता है जिसके अंदर इंटेंशन होती है कि ये पार्टी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और मैं इसको चीट करूँ। तो फ्रॉड के अंदर जो पार्टी है वो जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट करती है कि दूसरा पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और यहाँ पे होता है कि उसको चीट करना, उसको डिसीव करना। तो यहाँ पे हम एक केस देखते हैं। ये जो है लीडिंग केस है रामबाई वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है उसकी एज 60 ईयर्स की है और वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता, बट वो कहता है कि मैं 48 का हूँ ताकि उसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए। तो ये जो है फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी एज झूठ बोल के जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। जब इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी ज़रूरी होती है, ट्रूली डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। सेक्शन 17 फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जहाँ पे क्या होता है कि इंटेंशन जो होती है दूसरी पार्टी को चीट करने की होती है। यहाँ पे ये भी होता है कि वो बंदा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। ए फॉल्स सजेशन एज टू ए फैक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। देखो यहाँ पे हम कोई ऐसा सजेशन या ऐसी कोई चीज़ बताते हैं जो कि ट्रू नहीं होती। तो जैसे एक प्रॉस्पेक्टस है, पीक वर्सेस गन्ने के केस में क्या होता है कि जैसे प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिसिंग था जो कि लायबिलिटी को डिस्क्लोज करता था, जो बताता था कि कंपनी की इतनी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे इसने ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि कंपनी जो है प्रॉस्पेरस है, जबकि यहाँ पे उस फैक्ट को सुप्रेस कर लिया। तो ये भी क्या है, फ्रॉड है। एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें चीज़ों के बारे में पता होता है, हम जानबूझ के उन फैक्ट को छुपा जाते हैं। जैसे हॉर्स डीलर होते हैं, वो एक हॉर्स जो है, मेयर जो है, पीक को घोड़ी जो है सेल करता है, उसको पता होता है कि घोड़े का जो पैर है उसमें क्रैक है, तो वो उसको इस ढंग से भरता है कि ना पता चले। तो ये भी क्या है, फ्रॉड है। तो यहाँ पे हम कोई ऐसा प्रॉमिस करते हैं जहाँ पे हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती। आगे चल के एक केस है कि एक व्यक्ति एक फीमेल से शादी करता है, बट वहाँ पे वो इसको शादी नहीं मानता क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड होता है। या कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसको हम मानते हैं कि दूसरे को चीट करना है, और कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो है जिसको लॉ कहता है कि भाई ये जो चीज़ है ये जो है फ्रॉड है। तो इसको भी हम आगे जो है इसके अंदर केसेस के अंदर करते हैं। ए फॉल्स सजेशन एज टू द फैक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू। जैसे हम बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट देते हैं बिना किसी इंक्वायरी के ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो फ्रॉड मानी जाती है। बट अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो
अगर मतलब अपने ऑनेस्टली दी है, हमें लगता है कि ट्रू है, बट बाद में फॉल्स निकल जाती है, तो वो फ्रॉड नहीं होती, मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे पीक वर्सेस गन्ने में क्या हुआ कि जैसे प्रॉस्पेक्टस था तो उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट जो लाइबिलिटी को बताता है वो मिसिंग था। तो इससे इम्प्रेशन था कि ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरस हो रही है, तो यहाँ पे ट्रुथ को छुपाया गया था, तो ये फ्रॉड मानी जाएगी। और उसी तरह एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बट वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट। जब एक व्यक्ति जो है किसी फैक्ट को कंसील करता है कि जो कि सिग्निफिकेंट होता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है वहाँ पे डिस्क्लोज करे। तो अगर देखो यहाँ पे जो है वो जो सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होना है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो वो फ्रॉड माना जाती है। जैसे ए जो है बी को मोटर कार सेल करता है, तो कार के अंदर डिफेक्ट है जो कि अपेरेंटली नहीं पता चलता, जो कि मेजर डिफेक्ट है, तो ये भी फ्रॉड है। उसी तरह कोई चीज़ हम ऐसी करते हैं जहाँ पे हमारी इंटेंशन नहीं होती उसको परफॉर्म करने की। जैसे शरीन मॉल वर्सेस जॉन जेम्स के केस में होता है कि मैन एंड वुमन वेंट थ्रू ए सेरेमनी ऑफ मैरिज। हस्बैंड की कोई इसको इंटेंशन नहीं होती रियल मैरिज मानने की, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड होता है। तो यहाँ पे उसने जो वाइफ है उसकी कंसेंट जो है फ्रॉड से ली है। या कोई भी चीज़ हम ऐसी करते हैं जो कि लगता है कि दूसरी पार्टी को चीट करने की है, या लॉ के अंदर हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ छुपा जाते हैं जो हमें नहीं छुपानी चाहिए थी, तो वो भी जो है फ्रॉड मानी जाती है। तो इसके अंदर भी हम केस करते हैं एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, कि जो लॉ कहता है कि बेटे ये जो एक्ट ऐसा करोगे या इसको ओमिट करोगे तो ये फ्रॉड माना जाएगा। जैसे अख्तर बेगम वर्सेस हजारीलाल के केस में होता है, ए जो है बी को सर्टन प्रॉपर्टी सेल करता है, सेल डेट के अंदर है कि वो लायबल नहीं है अगर ए के डिफेक्टिव टाइटल की वजह से उसको लॉस होता है। ए फिर उसके अंदर चालाकी क्या करता है कि ए जो है किसी और को प्रॉपर्टी सेल कर देता है, बट बी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पे ए ने जो है फ्रॉड कमिट किया है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड? तो यहाँ पे जो फ्रॉड है वो पार्टी करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी है उसकी साजिश के साथ, विद कनाइवस होता है उसकी साजिश के साथ, या उससे मिलके उसके एजेंट के द्वारा किया गया है। जैसे रीस रेवर सिल्वर माइनिंग कंपनी वर्सेस स्मिथ के केस में होता है, डायरेक्टर जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं और जिसके अंदर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती है, और जिसके बेसिस पे जेड जो है उस कंपनी के शेयर खरीद लेता है। अब जेड जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है क्योंकि डायरेक्टर जो है डीम टू बी दी एजेंट ऑफ द कंपनी, तो ऑब्वियसली जो है वो अवॉइड कर सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के अंदर किए जाते हैं वो अवॉइडेबल होते हैं। और उसी तरह फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन और अजर्शन। तो अगर हम फॉल्स और विलफुल जानबूझ के किसी को ऐसी रिप्रेजेंटेशन देते हैं या अजर्शन करते हैं जो कि अनट्रू होती है, जैसे ए वांटेड टू डिसीव बी एंड सोल्ड हिज एस्टेट टू बी एंड इन्फॉर्म दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम इनक्यूमरेंस, बी स्टेट वाज मॉर्टगेज। जैसे ए जो है बी को प्रॉपर्टी सेल करता है, वो कहता है कि ये फ्री फ्रॉम इनक्यूमरेंस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बल्कि वो मॉर्टगेज की गई होती है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ फ्रॉड के अंदर क्या है, एक तो इंटेंशन होनी चाहिए डिसीव की, और जो अदर पार्टी है वो सचमुच में डिसीव होती है और लॉस को सफ़र करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्शन 19 के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि एग्रीव पार्टी हैज़ टू प्रूव कि उसके साथ फ्रॉड कमिटेड हुआ है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है अवॉइड कर सके। उसी तरह हम देखते हैं कि नियर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। जैसे एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्लिगेशन के नहीं है कि दूसरी पार्टी को पूरा जो है ट्रुथ बताए, क्योंकि वहाँ पे कैविट एम्प्टर का जो प्रिंसिपल कई बार एप्लीकेबल होता है कुछ सिचुएशन के अंदर, लेट द बायर बीवेयर, कि जब वो चीज़ें खरीदता है तो बायर सोच समझ के खरीदे। तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि देयर इज़ नो ड्यूटी टू स्पीक, और वो फ्रॉड नहीं मानी जाती। और जो है कि जो दोनों की नॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे फैक्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे वर्ड वर्सेस होप के केस में होता है कि एच कुछ पिग सेल करता है, जो उसको पता होता है कि इनको फीवर है, और देखो जो बायर है उसने पूछा ही नहीं, तो पिग्स जो थे ऑल फॉल्ट के साथ जो है सेल हो गए, और एच ने भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि बायर ने जब खरीदना है तो चीज़ों के बारे में पूछना है कि ये सही है कि नहीं है। उसी तरह एक श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि कृष्ण एक स्टूडेंट होता है एलएलबी का, वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम देता है, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है, वो एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं करता,
और देखो यहाँ पे क्या होता है कि हेड भी और ना ही यूनिवर्सिटी कोई प्रॉपर स्क्रूटनी करती है, तो ये भी फ्रॉड नहीं माना जाएगा क्योंकि उनके पास पूरे रिकॉर्ड थे, वो चेक कर सकते थे। और सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे अगर पार्टी चुप रहती है तो फ्रॉड माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के है, जैसे फिड्यूशियरी रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, और शेयर अलॉटमेंट है जहाँ पे साइलेंस जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्पीच, और जहाँ पे हाफ ट्रूथ या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है। तो ये सिचुएशंस हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर पार्टीज के अंदर फिड्यूशियरी रिलेशन है, जैसे रेजर वर्सेस कॉम्पेल स्टुअर्ट के केस में होता है, ब्रोकर जो है उसको कहा जाता है कि क्लाइंट के लिए शेयर परचेज करो, बट वो अपने शेयर जो है क्लाइंट को सेल कर देता है। तो यहाँ पे उसको ये बात बतानी चाहिए थी, तो ये फ्रॉड है। उसी तरह जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ जैसे मैरीन, फायर, लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि सारे मटेरियल फैक्ट जो है उनका पूरा डिस्क्लोज करना चाहिए, अदरवाइज इंश्योरर जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। और उसी तरह जो मैरिज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे भी जो मटेरियल फैक्ट है वो पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के अंदर बताने चाहिए। जैसे राजेंद्र सिंह वर्सेस प्रॉमिला के केस में होता है कि हस्बैंड डाइवर्सी होता है, बट वो ये भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करता, तो यहाँ पे ये जो कंसेंट है डैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। और यहाँ पे जैसे फैमिली सेटलमेंट है, तो वहाँ पे भी क्या है कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। उसी तरह जो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो पर्सन प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें सारी चीज़ें जो है मटेरियली जो सिग्निफिकेंट है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। और देखो जहाँ पे वेयर द साइलेंस इटसेल्फ अमाउंट टू बी फ्रॉड, कि जैसे ए बी से पूछता है कि ये घोड़ा जो है साउंड है, और जो है साउंड है, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा हॉर्स साउंड है। तो यहाँ पे उसकी साइलेंस ही ये बताती है कि हॉर्स साउंड है, बाद में वो ऑन साउंड निकलता है, तो ये फ्रॉड है। उसी तरह क्या होता है कि हाफ ट्रूथ नहीं होनी चाहिए, पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि अगर वो आधी चीज़ें बताता है, आधी चीज़ें नहीं बताता, तो वो फ्रॉड मानी जाती है। और उसी तरह अगर जब वो कोई चीज़ बताता है उस वक्त ट्रू होती है, बट सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ उसको बतानी चाहिए। जैसे एक रिप्रेजेंटेशन जब की जाती है तो ट्रू होती है, बट जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो ये फॉल्स होती है। तो जब एक्ट करने का टाइम आता है, तो जो व्यक्ति है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करे। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड जिसको सेक्शन 19 डील करता है कि यहाँ पे जो है वॉइडेबल होता है जिस पार्टी की जो कंसेंट है दैट इज़ कॉज बाय फ्रॉड, तो वो वॉइडेबल है। वो चाहे तो इसको सेटिसाइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, बट दैट एक्शन हैज़ टू बी टेकन इन ए रीजनेबल टाइम। और डैमेजेस के लिए भी स्यू कर सकती है। उसी तरह वो इंसिस्ट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इस तरीके से परफॉर्म किया जाए, उसको उस पोजीशन के अंदर जो है डाला जाए कि अगर रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती, जैसे प्रॉपर्टी सेल की है बट प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज की हुई है, उसको कहा गया कि फ्री फ्रॉम इनक्यूम्ब्रेंस है, तो वहाँ पे उसकी जो ड्यूटी बनती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज का पैसा सारा चुका दे ताकि उसको वो फ्री कर दे इनक्यूम्ब्रेंसेस। तो इस तरह से पार्टी इंसिस्ट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड ही शुड बी पुट इन द पोजीशन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैज़ बीन ट्रू। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जिसको सेक्शन 18 डील करता है, रिप्रेजेंटेशन मीन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अदर बिफोर, या देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोला जाता है किस समय, या तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे या उससे पहले। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हम देते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ डील करती है या पास्ट इवेंट के साथ डील करती है, और जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट एंटर होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी जाती है, जो व्यक्ति देता है वो इनोसेंटली देता है, उसको लगता है कि ये ट्रू है बल्कि वो फॉल्स होती है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच इज़ मेड इनोसेंटली विद एन ऑनेस्ट बिलीव के जो है कि ये ट्रू है। यहाँ पे पार्टी की कोई इंटेंशन जो होती है वो चीट करने की नहीं होती। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स मेड इनोसेंटली, यहाँ पे मेड जो है इनोसेंटली है, मेड अनइंटेंशनली, कि यहाँ पे वो इनोसेंटली करता है, और यहाँ पे दूसरी पार्टी को इनोसेंटली जो है हम कहते हैं भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे। जैसे कोई स्टेटमेंट हम देते हैं, हमें लगता है कि ट्रू है बट वो क्या होता है, फॉल्स होती है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे हमारा मतलब नहीं होता कि हमने पार्टी को चीट करना है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट वेयर देर इज ए लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि मटेरियल फैक्ट भी डिस्क्लोज नहीं किए जाते,
जबकि वहाँ पे इंटेंशन जो होती है डिसीव करने की नहीं होती। फ्रॉड के अंदर तो हमारा इंटेंशन डिसीव करने का होता है। जैसे कोई फॉल्स स्टेटमेंट हम करते हैं विलफुली और इनोसेंटली, और ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर तो बंदे को पता है कि मैं झूठी स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो फ्रॉड है, बट अगर ऑनेस्टली उसको लगता है कि ये ट्रू है तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। जैसे ए जो है बी को अपना हॉर्स सेल करना चाहता है, ए बी को बताता है कि मेरा हॉर्स जो है साउंड है, जबकि वो 2 दिन पहले बीमार हुआ होता है और इस बात की जो है सेलर को नॉलेज नहीं होती। तो वो जो है स्टेटमेंट ऑनेस्टली देता है, उसको पता नहीं होता, तो ये जो है मिसरिप्रेजेंटेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाता है कि जैसे हम किसी को पॉजिटिवली असर्ट करते हैं और जहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति इसको कर रहा है दैट इज़ नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन, जो है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उस मतलब द पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स टू बी ट्रू। कि जैसे कोई व्यक्ति जो है पॉजिटिवली किसी चीज़ को बोलता है और उसको लगता है कि ये ट्रू है, बट वो ट्रू नहीं होती। तो इसका भी हम केस देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि एनी ब्रीच ऑफ द ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। देखो यहाँ पे हम कोई ड्यूटी अपनी ब्रीच करते हैं, बट वहाँ पे हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हमने किसी का अनफेयर एडवांटेजेस लेना है या किसी को डिसीव करना है। और उसी तरह क्या है कि हम इनोसेंटली जो है किसी पार्टी को जो है इंड्यूस करते हैं कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे या मेक ए मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्सटेंस ऑफ थिंग विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इनोसेंटली हम कॉज करते हैं कि जो कोई चीज़ बताते हैं कि वो सब्सटेंस या सब्जेक्ट के बारे में जो है वो मिस्टेक करे, बट यहाँ पे भी जो हमारी इंटेंशन जो होती है वो जो है डिसीव करने की नहीं होती। यहाँ पे मटेरियल फैक्ट जो है उसके बारे में मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, और स्टेटमेंट जो है मियर ओपिनियन या र्यूमर नहीं होनी चाहिए। और मिस स्टेटमेंट जो हम देते हैं तो यहाँ पे इंटेंशन होती है कि दूसरी पार्टी उसके बेसिस पे एक्ट करे, और द अदर पार्टी जो है मिस स्टेटमेंट से इंड्यूस्ड होती है, और स्टेटमेंट बीइंग मेड इज़ रॉन्ग, बट जो जिस पार्टी ने वो स्टेटमेंट दिया है वो बिलीव करती है कि ट्रू है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है पार्टी ने की है या उसके एजेंट ने की है, स्ट्रेंजर ने नहीं की। तो इसको हम एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन टू द पर्सन मेकिंग ऑफ इट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स टू बी ट्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मोहनलाल वर्सेस श्री गंगा जी कॉटन मिल कंपनी के अंदर क्या होता है कि ये जो है हेयर से इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जैसे हम सुनी सुनाई बात कह देते हैं, तो वो पॉजिटिवली बी को बड़ी कन्फर्म असर्टिवली कहता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इस कंपनी की डायरेक्टर बनेगी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो बी मान लेता है कि ये डायरेक्टर बनेगा, तो उसके फेथ पे वो जो है शेयर खरीद लेता है। तो दिस इज़ द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह दूसरी हम देखते हैं कि जैसे जो है विद वी ओ फ्लैनगन, ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बताता है कि मेरी जो मंथली सेल है वो 50,000 है। तो नेगोशिएशन जो है 5 महीने तक चलती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेल है उसकी 5,000 पर मंथ आ जाती है। ए जो है बिना मतलब अनइंटेंशनली जो है चुप रहता है, तो ये भी केस जो है मिस रिप्रेजेंटेशन का है। तो बी जो है उसके पास ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वो अवॉइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। उसी तरह जॉनसन वर्सेस वी क्रॉ के अंदर क्या होता है कि डी एग्री टू सेल एंड डिलीवर ए बॉयलर टू पी एट राजघाट। पी उसको बताता है कि इसको रोड के द्वारा भेज दें। तो ये एक इनोसेंट मिस्टेक थी, क्योंकि रोड जो थी उसके अंदर ब्रिज जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब इस ढंग से ब्रिज की हालत इतनी खस्ता थी कि वो बॉयलर का वेट जो है बेयर नहीं कर पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डी ने अवॉइड कर दिया, क्योंकि पी ने जो है डी को मिस्टेक करने के लिए मजबूर किया, जो कि सब्सटेंस ऑफ थिंग थी और जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट था। उसी तरह एक कंपनी का प्रॉस्पेक्टस था कि जिसके अंदर क्या था कि कंपनी ऑथराइज थी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि वो जो ट्रैम है वो डैट इज़ टू रन बाय द स्टीम और मैकेनिकल पावर। जो अथॉरिटी टू यूज स्ट्रीम थी डैट वाज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, बट इस बात का मेंशन नहीं किया था। बोर्ड बाद में कंसेंट रिफ्यूज़ कर देता है और कंपनी वाइंड अप हो जाती है। और प्लांटिफ जिसने कुछ शेयर परचेज़ किए थे वो डायरेक्टर को स्यू करता है फ्रॉड के लिए, बट वो फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जनरली ये माना जाता था कि जब हम अप्लाई करते हैं तो बोर्ड ऑफ ट्रेड अप्रूव कर देता है।
तो एग्रीड पार्टी के पास ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो अवॉइड कर सकती है, रिसाइन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी जिस पार्टी की कंसेंट जो होती है फ्री नहीं होती, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होती है, तो वहाँ पे वो वॉइडेबल होता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट को फर्म कर सकता है, कहा जाता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन को ठीक किया जाए। और उसी तरह क्या है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफेंस लेके कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है, जहाँ पे कंसेंट जो है डैट इज़ इंड्यूस्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, और एग्रीड पार्टी के पास मीन्स थे कि जिससे वो डिस्कवर कर सकती थी, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल नहीं कर सकते, रिसाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है कि ए जो है बी को मिस रिप्रेजेंटेशन करता है कि मेरी जो फैक्ट्री है उसके अंदर 500 मन जो है इंडिगो का मैन्युफैक्चर होता है। बी अकाउंट्स बुक्स चेक करता है तो वहाँ पे उसको पता चलता है 400 है, उसके बावजूद भी वो ख़रीद लेता है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि बी के पास मीन्स थे कि वो थोड़ा सा भी मेहनत करता तो वो सच्चाई को जान सकता था। नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है डैट इज़ दी मिस्टेक, जिसको हम गलती कह सकते हैं, कि जैसे हमारा किसी चीज़ के बारे में रॉन्ग बिलीफ होता है। जैसे पार्टीज करना कुछ और जाती हैं बट गलती की वजह से कुछ और कर जाती हैं। तो मिस्टेक जो है दो तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जैसे जनरल लॉ ऑफ द कंट्री है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लॉज की हमें नॉलेज नहीं है, उसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट इज़ कॉज बाय मिस्टेक ऑफ लॉ which is applicable in India. A और B जो है कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इम्प्रेशन दैट पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। जो फॉरेन लॉज है और जो प्राइवेट राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड गुड्स हैं, तो वो जो है क्योंकि दूसरे देशों के हो सकता है लॉज के बारे में हमें नॉलेज ना हो और वो हमारे मीन्स में भी नहीं होता कि हमें उनकी नॉलेज हो, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होती हैं और उनको जो है वॉइड जो है ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। उसी तरह ही बायलेटरल मिस्टेक, बायलेटरल मिस्टेक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फैक्ट की मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों पार्टी जो है तो यहाँ पे उनकी कंसेंट नहीं होती और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है। तो सेक्शन 20 प्रोवाइड्स वेयर बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जो दोनों पार्टीज हैं अगर उनको दोनों को गलत फहमी है फैक्ट के बारे में जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट होना है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट जो है वॉइड होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बारे में दोनों पार्टीज़ को मिस्टेक हो सकती है, बायलेटरल मिस्टेक है, और ये जो मिस्टेक है फैक्ट के साथ रिलेट करती है और इसी के बेसिस पे हमने एग्रीमेंट जो है एंटर करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टेक एज टू दी सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि जैसे एक हॉर्स को परचेज करने का एग्रीमेंट है बट हॉर्स इज डेड, तो सब्जेक्ट मैटर ही जब खत्म है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इस तरह मिस्टेक एज टू दी आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज इन रिलेशन टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑन द विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड। Raffle versus Vachelis, A agreed to purchase 125 bales of cotton from B to arrive ex Peerless Bombay। तो दो शिप्स थे, सेम नेम के थे और बॉम्बे से ही सेल कर रहे थे। तो एक शिप ए के माइंड में था, दूसरा शिप बी के माइंड में था, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि बायलेटरल मिस्टेक थी। और उसी तरह ही मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जैसे कॉपर वर्सेस फीबा के केस में यहाँ पे ए एग्री टू टेक द लीज ऑफ फिश फ्रॉम बी, जबकि बी के पास वो राइट थे ही नहीं, और ए जो था टेनेंट था बाय लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और उसी तरह मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे सेलर जो है वो सेल करना चाहता है 1250 पे और जो बायर है वो सोचता है 350 पे। तो जब मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दोनों पार्टीज उसको गलत वे से इंटरप्रेट करती हैं तो वो वॉइड होता है। और उसी तरह मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो यहाँ पे भी नो कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी सोल्ड एंड क्वांटिटी परचेज। ए वांटेड टू बाय 3 राइफल, तो वो बी को टेलीग्राम भेजता है, उसका टाइपिस्ट जो लिखता है कि सेंड दी राइफल, तो ये जो है एग्रीमेंट दैट इज ऑल्सो वॉइड। और उसी तरह मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, देखो यहाँ पे बायलेटरल मिस्टेक जो है अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। जैसे ए जो है रेस हॉर्स सेल करना चाहता है, ए मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मुझे रेस हॉर्स परचेज करना है, बट जो वो हॉर्स उसको मिलता है वो कार्ट हॉर्स होता है। तो यहाँ पे क्या है कि
बायलेटरल मिस्टेक है तो ये वॉइड है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को ये लगता है कि ये रेस हॉर्स है बट वो कार्ट हॉर्स निकलता है। तो मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर फिजिकली इम्पॉसिबल है, जैसे रूम लिया गया था प्रोसेशन मेला देखने के लिए, वो प्रोसेशन कैंसिल हो जाता है, तो जिस बेसिस के लिए लिया गया था तो वो जब ख़त्म ही हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। उसी तरह अगर वो लीगली इम्पॉसिबल हो जाता है तो वहाँ पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। जैसे मतलब ए जो है बी के साथ, ए पंजाब में रहता है, बी हरियाणा में रहता है, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है सप्लाई ऑफ राइस, लेकिन बाद में क्या है कि गवर्नमेंट जो है इंटर स्टेट जो सेल एंड परचेज है राइस की वो बैन कर देती है, तो वो लीगली इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो वॉइड हो जाता है। यूनिलेटरल मिस्टेक, देखो जो बायलेटरल मिस्टेक है, जब दोनों पार्टीज़ को मिस्टेक है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, बट ऐसा जो है यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर नहीं होता। जैसे हिगन वर्सेस नॉर्थैम्पटन के केस में हुआ था, तो एच ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था एन के साथ नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ड करने का। जब उसने टेंडर सबमिट किया तो बाय मिस्टेक उसने एक चीज़ जो थी वो दो बार उसके अंदर से रिड्यूस कर दी और टेंडर सबमिट कर दिया, और कॉरपोरेशन ने उसी वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कर लिया, तो ये बाइंडिंग था। एच इसको अवॉइड नहीं कर सकता कि मैंने अपनी लापरवाही की वजह से कोई गलती की है। मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉस्टर वर्सेस मैकेंसन के केस में अनएजुकेटेड मैन था, उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है और कहा जाता है कि ये विटनेस है किसी विल के ऊपर डालने के लिए, बट वो परनोट होता है, वो परनोट जो होता है कि उसकी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। सी जो है गुड वैल्यू में पेमेंट करता है, से जो है ए को स्यू करता है, तो ए बाउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके बारे में मिस्टेक थी। उसी तरह ए वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी बट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सी बिलीविंग कि वो बी है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे भी एक केस है कि एक वुमेन जो है ज्वेलर्स को बताती है कि वो किसी जिम्मेदार बहुत फेमस पर्सन की वाइफ है, और वहाँ पे 2 पर्ल नेकलेस जो है वो ले लेती है, जिसको बाद में वो प्लेज कर देती है। तो कोर्ट कहती है कि ज्वेलर और वुमेन के बीच में केस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ज्वेलर जो है वाइफ ऑफ बैरन के साथ डील करना चाहता था, जो कि वो नहीं है, तो जो जिसके पास उसने प्लेज किया था उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और इसी तरह यूनिलेटरल मिस्टेक होती है, सिंगल पार्टी की मिस्टेक अगर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन के साथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वॉइड होता है।